ना, चलिए ठीक है। तो देखिए आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो जैसे हमने कल पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था बताओ? हाँ, कल हमने पढ़ा था वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के बारे में, है ना। तो वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के बारे में हमने सारी स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो वैद्युतचुंबकीय प्रेरण में हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं वैद्युतचुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक है, और उसके पीछे क्या क्या उसके रीजन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से कारण क्या है, उत्तरदायी हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, मतलब वैद्युतचुंबकीय प्रेरण की घटना क्यों घटती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। और हमने उस चीज को एटॉमिक लेवल पे भी समझा था कि वास्तव में ऐसा उसके अंदर क्या ऐसा हो रहा है, ऐसी कौन सी जो उसके अंदर जो है क्या कहते हैं घटना घट रही है, ठीक है, कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जा रही है, करंट प्रोड्यूस हो जा रही है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो हमने सारी वो चीजें हमने पढ़ ली थी। तो कहीं ना कहीं अब हमने एक चीज पढ़ी, जब कभी भी किसी भी कॉइल के अंदर क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है, या किसी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो सर्किट में एक करंट क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। इंड्यूस मतलब प्रेरित हो जाती है। आई बात में, उसी को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं या इंड्यूस करंट कहते हैं। और ये पूरा जो फिनोमिना है, ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, वैद्युतचुंबकीय प्रेरण कहलाता है। आपके समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा था फैराडे के नियम पढ़े थे, ठीक है, तो फैराडे के नियम भी हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था लेंज लॉ, ठीक है, लेंज का नियम पढ़ लिया था हमने सारी चीजें, ठीक है। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे, वो है स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व। समझ में आया? अब स्वप्रेरण देखिए, इसके मीनिंग से ही इसको पता है, स्वप्रेरण, प्रेरण तो आपको पता है ये इंडक्शन है ना। स्व मींस जो अपने आप होता है, स्व मींस जो अपने आप होता है, वो क्या हो गया, स्वप्रेरण, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है स्वप्रेरण, मतलब सेल्फ इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ इंडक्शन होने का जो गुण है, ये क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व। आ रहा समझ में, ठीक है। तो कोई जैसा कि हमने सारी चीजें पढ़ ली, सेम ऐसा टॉपिक है ये भी, ठीक है, मतलब 1 बाय 1 ये अगला टॉपिक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या है, सर्किट बनाया हुआ है। अब स्वप्रेरकत्व तो क्या कहलाता है, क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर में, जब किसी वायर में या किसी सर्किट में क्या पास होती है, कोई करंट पास होगी, ठीक है। अब इसको हम आगे अगले वाले एक डायग्राम से आपको समझा दूंगा, ठीक है। होगा क्या, ये सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है, हमने यहाँ पे एक सिंपल सर्किट हम बना देते हैं। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे हमने एक जो है बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने, तो इसमें क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है ना। उसी सर्किट को हमने सिंपल तरीके से समझ लिया। आई बात समझ। अब होगा क्या बेटा, जब इसमें करंट पास होगा, तो इसमें करंट जाएगा, ठीक है, तो इसमें जो करंट पास होगा, तो डेफिनेट सी बात है, इसके चारों ओर, किसके चारों ओर, इसके चारों ओर ना, यहाँ पर एक क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। हमको पता ही है, तो जब कभी भी किसी कंडक्टर में क्या पास होती है, करंट पास होती है, तो उसके चारों ओर क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, है ना। व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट पासेस, जब भी करंट इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी भी सर्किट में, तो उसके चारों ओर एक क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्यों होता है, हमने बहुत डिस्कस किया है इसके बारे में। आई बात सुने, उसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, वो सब हमको पता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर एक इसके चारों ओर एक क्या जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, आई बात समझ में, ठीक है, अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं, अब जब करंट की हम वोल्टेज को क्या करेंगे, बार बार चेंज करेंगे, या करंट की वोल्टेज क्या होगी, चेंज होगी, तो वोल्टेज चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ चेंज होगा, मतलब तो ईएमएफ चेंज होने से क्या होगा, बार बार क्या कहते हैं, अलग अलग करंट क्या होगी, पास होगी, है ना। और अलग अलग अगर करंट पास होगी, तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कोई करंट जा रही है, तो इसके चारों एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना। अब अगर करंट की हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, ईएमएफ को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ईएमएफ के चेंज करने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। आगे बात समझ में। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस जो आपका सर्किट है, इस सर्किट में फिर से एक क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? या आप ऐसा कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब इसमें करंट पास हुई, तो इसकी चारों एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और जब इसमें एसी जब पास हो रही है, जब इसमें अल्टरनेटिंग करंट जब क्या कहते हैं पास हो रही है, तो अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन बार बार क्या होती है, चेंज होती है। आई बात समझ में, ठीक है। और जो अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जब बार बार चेंज होगी, तो क्या होगा, उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब क्या कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जब अल्टरनेटिंग करंट है, तो वहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तब भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इस तरीके से ना, ये हमारा अगर एसी है, ठीक है, तो एसी को हम इस तरीके से दिखाते हैं ना, मतलब एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, एक बार आगे, एक बार पीछे।
मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक बार आगे मूव करेगा, एक बार पीछे मूव करेगा, ठीक है। तो बेटा जब आगे मूव करेगा तब भी करंट पास होगी, तो उसके चारों उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। और जब पीछे आएगी उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। तो वो जो, तो इसका मतलब बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो वो जो मैग्नेटिक, क्योंकि मतलब करंट के जनरेट होने से मैग्नेटिक फ्लक्स बना, यहां से करंट आई, इस करंट के जाने से इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। और अब जब करंट की डायरेक्शन जब बार बार चेंज हो रही है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना है, जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और उसके बार बार चेंज होने से क्या होगा, फिर से वो उसी सर्किट में, उसी वायर में एक क्या पैदा कर देगा, करंट पैदा कर देगा। भाई चाहे तो आप मैग्नेट को कॉइल के अंदर घुमाओ या किसी कॉइल को मैग्नेट के आसपास क्या करवाओ, मूव करवाओ, दोनों ही कंडीशन में कॉइल में क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है बेटा। तो अब जब एसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना, क्यों, क्योंकि जब फॉरवर्ड की तभी तो करंट, उस समय भी तो करंट पैदा हुआ, आई बात समझ में, ठीक है। तो उसके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और जब रिवर्स आई तब भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना। तो बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हमको ये पता है कि जब भी कभी भी किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो एक करंट क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना था और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी एक करंट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। आगे बात समझ में। और ये धारा क्या कहलाएगी, ये करंट क्या कहलाएगी, प्रेरित धारा। और ये घटना क्या कहलाएगी, ये इंसिडेंट पूरा क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण कहलाएगा। स्व मींस अपने आप, स्व मींस अपने आप, प्रेरण मींस इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मींस अपने आप एक धारा क्या हो जा रही है, उत्पन्न हो जा रही है। आगे बात समझ में, यानी यह है, ठीक है ना। तो ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। देखिए एक बार कोई अगर हम इसको फिर से एक बार डिटेल में और समझ लेते हैं कैसे। जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी कॉइल है, क्या है, कॉइल है, ठीक है। ये अब अगर इस कॉइल में करंट पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो मैंने आपको इसको एटॉमिक लेवल पे भी समझाया था ना। एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, अगर हम इस जो हमारी कॉपर की जो वायर है, अगर हम इसका एक एटम ले लें, ठीक है, तो एक एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही एटम तो इसमें नहीं है, मिलियंस ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो जब इसमें करंट पास हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, आई बात समझ में। और जब इसमें एसी आई तो ये जितने भी एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे क्या लगा, फोर्स लगा, और इन्होंने सबने फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, मूव किया। समझ में आ रहा है। अब जब उसका डायरेक्शन जब चेंज हो गया, ठीक है, तो अब फोर्स कहां को लग रहा है, पीछे को लग रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है। अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब कहां की ओर मूव करेंगे, पीछे की ओर मूव करेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जब फॉरवर्ड जा रहे थे उस समय भी एक करंट पैदा हुआ, जब रिवर्स जा रहे थे उस समय भी एक करंट पैदा हुआ, ठीक है। अब लेकिन जब फॉरवर्ड गए तो एक करंट पास हुई, और करंट के पास होने से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसका मतलब इसके चारों ओर यहां पे इस वाले रीजन में एक क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। और इस वाले रीजन में भी एक क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ में आ रहा है। तो बेटा बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी इस वायर में, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से उसी वायर में एक क्या पैदा हो जाएगी, और करंट पैदा हो जाएगी। ये नहीं आ रहा समझ में, क्यों, क्योंकि ये जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी भी तो बार बार चेंज कर रही है, तो वो भी एक इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी में चेंज आ रहा है, वो भी इन इलेक्ट्रॉनों पे अपने ही जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे क्या लगाएंगे, फोर्स फिर से लगाने लग जाएंगे ना। तो उसकी वजह से भी उसमें क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये इंसिडेंट क्या कहलाएगा, ये घटना क्या कहलाएगी, स्व मींस अपने आप, सेल्फ, किसी ने किया नहीं, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये घटना क्या कहलाएगी, सेल्फ इंडक्शन कहलाएगी, स्व प्रेरण कहलाएगी। ये नहीं आ रहा समझ में, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ये पूरा इंसिडेंट क्या कहलाएगा बच्चों, स्व प्रेरण कहलाएगा, सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी भी सर्किट में एक करंट क्या होती है, पास होती है या प्रवाहित होती है, जब किसी भी सर्किट में एक करंट प्रवाहित होती है तो
उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आई बात समझ में। और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के साथ साथ परिपथ में एक धारा क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। आई बात समझ में। उसकी दिशा क्या, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की विपरीत दिशा में होती है, या उसकी दिशा। सपोज आपने यहां से करंट पास किया, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो जो करंट पैदा करेगा उस करंट का डायरेक्शन इसकी क्या होगा, विपरीत होगा। ऐसा कौन कहता है, लेंज का नियम कहता है। ठीक है, किसी भी परिपथ में उत्पन्न धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो एक करंट जब इसमें पैदा करेगा उस करंट का डायरेक्शन इस करंट के क्या होगा, विपरीत होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आगे समझ में। इसलिए यहां एरो लगा रखा है, देखो प्रेरित धारा लिखा हुआ है। इंड्यूस करंट कहां की ओर जाएगी, पीछे की ओर। और जो मेन करंट है वो कहां से आ रही है, यहां लिखा है मेन करंट। मेन करंट जो कहां से आ रही है, बैटरी से आ रही है या हमारे सोर्स से आ रही है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है इतना। तो ये क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। आ गया समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है, जब कभी भी की सर्किट में हम करंट पास करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत शॉर्ट करंट बनती है या एक बहुत लो एम्पियर वैल्यू की करंट बनती है जो उस मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। आगे बात समझ में, या नहीं आया, है ना। और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। आ रहा समझ में। तो ये दोनों चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन हमारे समझ में आ गया। अब देखिए बेटा होगा क्या, जो जब कभी भी किसी सर्किट में करंट पास होता है तो हमको पता है कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ रहा है। तो होता क्या है, एक चीज हमको पता है कि जो आपका जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके ये आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के। क्यों, जिस हिसाब से करंट चेंज होगा उसी हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है इतना। अब अगर उस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो फेरों की संख्या है, जैसे हमने कल मैंने आपको दिखाया था, ये वाला हमने बनाया हुआ था, हमने एक सर्किट बनाया हुआ था ये, ठीक है। तो इसमें ये जो फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो जो फेरों की संख्या, जो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या कहते हैं, वो फेरों की संख्या पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में। तो कुल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, n फाई। कितना हो जाएगा, n फाई। अगर इसमें n फेरे हैं, n टर्न है, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n फाई हो जाएगा। तो n फाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। क्लियर है इतना। अब अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n फाई इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट यहां पर आ जाता है L। क्या आ जाता है, L इंटू I। ये होता है स्वप्रेरण गुणांक। क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, L से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, L से। आपके समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है आपको, क्लियर है इतने, ठीक है। तो बेटा n फाई इक्वल टू कितना हो गया, Li, ठीक है। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए। हाँ, ये इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी इसको थोड़ा अभी हम आगे करेंगे इसको। तो यहां तक बात आपके समझ में आ गई, n फाई इज इक्वल टू Li। ये चीज क्लियर है। अच्छा, ठीक है। अब कल हमने क्या पढ़ा था, फैराडे के लॉ पढ़े हुए थे, ठीक है। तो फैराडे लॉ क्या कहता है कि E इज इक्वल टू माइनस क्या, डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा t। यही कहता है ना फैराडे का नियम, ठीक है। तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो फिर इसके एक क्लास के भी ले लेंगे बीच में, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इक्वल टू कितना हो गया, माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t। ये होता है, हमको पता है, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, ये जो n फाई है, n फाई दिख रहा है आपको, n फाई किसके बराबर है, Li के है। तो हम यहां इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कितना था, डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा t। तो ये हो जाएगा माइनस, इस डेल्टा यू ही रहेगा, n फाई की जो कितना रख देंगे, Li,
अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? देखिए L तो कांस्टेंट हो गया, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। dy बाई डी एक्स पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो L कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से? L की। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस E अपॉन, ये पूरा इसके अपॉन में चले जाएगा ना, क्या हो जाएगा? अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। कोई डाउट तो नहीं है आपको? ये बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? ये क्या आ गया? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, क्या कहेंगे इसको? स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व। L इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। एंड व्हाट इज E? E क्या है यहां पे? गुड, E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। और डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया? एकांक समय में धारा में परिवर्तन। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम वेग को लिखते हैं ना, तो वेग इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? प्रति एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन लिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी होगी, डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, प्रति एकांक समय में धारा में परिवर्तन। तो अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम करेंगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ऐसा भी दे सकता है कि यदि प्रति एकांक समय में धारा में इतना परिवर्तन होता है, मतलब यूनिट टाइम में अगर इतना परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो आप पूरी उसकी वैल्यू रखेंगे, किसकी? डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी की। और अगर टाइम और करंट अलग अलग दे देगा तो फिर डेल्टा I की वैल्यू अलग रखेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू अलग रखेंगे। और E क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। ये नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। तो L इक्वल टू कितना आ गया? माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। क्या हो गया? सेल्फ इंडक्टेंस या क्या? स्वप्रेरण गुणांक। आगे बात समझ में? ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये पूरी घटना क्या कहलाएगी? स्वप्रेरण कहलाएगी। कोई डाउट तो नहीं है आपको? अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस N, सॉरी हाँ, L की वैल्यू आई थी माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। N भी था इसमें कहीं? N कहाँ मिस हो गया? हाँ सॉरी, उसकी तो हमने वैल्यूज रख दी ना, ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है? कितना आ गया? माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। आइए, क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखिए, अब जो इसकी ऐसा यूनिट है, कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट किसकी? सेल्फ इंडक्टेंस की, स्व प्रेरण की, स्व प्रेरकत्व की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? हेनरी है। क्या है? हेनरी। क्या यूनिट है इसकी? हेनरी है। बात समझ में आ रही है आपके? क्लियर है? अगर हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस की, स्व प्रेरण गुणांक की ऐसा यूनिट लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? हेनरी लिखेंगे। क्लियर है इतना? और वैसे यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए, E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। किसमें होगा? वोल्ट में होगा, अपॉन I एम्पियर अपॉन सेकेंड। क्लियर है इतना? यानी कि हम कह सकते हैं इसको वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड। तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है या कोई डाउट है? बात समझ में आ गई? ठीक है। यानी कि इसकी एक यूनिट क्या आ जाएगी? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। आपकी बात समझ में आ रही इतनी या नहीं आ रही? और इसी को क्या कहेंगे? 1 हेनरी भी